आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सवाल बताए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से सारे सवाल आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहने वाले हैं, ये 100% गारंटी है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते, जिसके एक भी रुपए नहीं लिए जाते, बदले में एक सब्सक्राइब लिया जाता है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, एग्जाम प्रारंभ होने से एक महीना पहले मैं सभी ऑनर्स पेपर वो सब्सिडरी पेपर का जो है आप लोगों को सजेशन देने का काम करता हूँ, ठीक है। और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं वही सजेशन से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कमेंटों की संख्या देख सकते हो, कुछ बच्चों का कमेंट भी आ चुका है और ये कमेंटों की संख्या की बात करें तो हज़ारों में है, ठीक है। तो सभी बच्चों का कमेंट मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, कुछ बच्चों का ही शो कर सकता हूँ। और इस कमेंट में आप सभी साफ साफ पढ़ सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है सजेशन की अहमियत क्या है, ठीक है। मेरे द्वारा जो आप सभी को सजेशन दिया जाता है उसकी अहमियत क्या है, उसकी अहमियत को मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और इसकी खूबसूरती, उसकी अहमियत अब देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आपने कमेंट भी देखा। आइए प्रारंभ करते हैं। आप BA तृतीय वर्ष, बोले तो BA पार्ट 3 या BA थर्ड ईयर या BA फाइनल ईयर के छात्र छात्राएँ हैं और यदि आपने ऑनर्स पेपर में ज्योग्राफी, बोले तो भूगोल को रखा है, तो आज का वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे सवाल को कवर किए जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे और ये 100% गारंटी वाली बातें हैं दोस्तों, ये 100% गारंटी वाली बातें हैं। यदि आपको विश्वास ना हो मेरे ऊपर, मान के चलो कुछ पल के लिए आपको विश्वास ना हो मेरे ऊपर, तो जल्दी से आप अपना क्वेश्चन बैंक निकालिए और ये सारे प्रश्न को देखिए, ये सारे प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन बैंक में क्या है, इसकी अहमियत आपको क्वेश्चन बैंक देखने के बाद ही पता चलेगी। ये सारे प्रश्न एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो समझ सकते हो इनकी अहमियत क्या है। इन प्रश्नों की अहमियत हम अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। और आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो समझ सकते हो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को ये आप लोग ऐसे नहीं जाने दे सकते हो, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना ही होगा, तो ही आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में टॉप कर पाओगे। और प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर की बात करें तो उत्तर जो है इन सभी प्रश्नों का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किया गया है, ठीक है। ज्योग्राफी के प्रोफेसर सर के द्वारा जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किया गया। यदि आप एक नज़र से देख ले तो इन प्रश्नों का उत्तर, तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल सकते हो, ठीक है। और मेरे द्वारा जो आप सभी को उत्तर दिए जाएंगे सेम टू सेम, यदि आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता है? इम्प्रेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए और इम्प्रेस होने के तत्पश्चात वो आपको फुल मार्क्स प्रदान करते हैं और आप कम समय में आप भी ज्योग्राफी में फुल मार्क्स लेके आ जाते हो। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हो, भूगोल का अर्थ एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। भूगोल का अर्थ एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, ये सारे प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखोगे और मैं सभी प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स देता चलूँगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप मेरे द्वारा जो आपको PDF दिए जाएंगे उत्तर का, तो जब आप उत्तर पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई में मैंने इन प्रश्नों का उत्तर पहले भी जानने का प्रयास किया था और आपको रिविजन सा महसूस होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ सभी को पता है, क्योंकि आप सभी ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रहे हो, तो सभी को पता होना चाहिए भूगोल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सभी प्यारे प्यारे मित्रों को पता होना चाहिए भूगोल का अर्थ क्या होता है। और ये सवाल एक काफ़ी छोटा सा सवाल है कहा जाए तो प्यारे दोस्तों, भूगोल अंग्रेजी शब्द के ज्योग्राफी हिंदी का अनुवाद है, ठीक है। भूगोल जो है अंग्रेजी शब्द के ज्योग्राफी के हिंदी का अनुवाद है। और ज्योग्राफी शब्द की बात जब करें तो ज्योग्राफी शब्द जो है यूनानी भाषा के हैं, ठीक है। यूनानी भाषा के जी और ग्राफो, GRAPHO, ग्राफो, इन शब्दों से मिलकर बना है क्या, ज्योग्राफी। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, जी का मतलब होता क्या है। जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का क्या अर्थ है, वर्णन करना। तो जी का अर्थ है क्या, पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब है वर्णन करना। तो इसका सीधा सा मतलब होता है ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का वर्णन करना।
ठीक है। इस प्रकार क्या सीधा सा इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो आपसे कोई चलते फिरते रास्ते में बोल दे आप ऑनर्स पेपर कौन सा सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो बोलोगे आप ज्योग्राफी से। तो फिर आपसे बोलेगा ज्योग्राफी का जो है थोड़ा अर्थ बताओ मुझे, तो आप बोलोगे पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपने भूगोल के अर्थ को समझा। इसके बाद यहाँ पर जानते हैं इसका विषय वस्तु किस प्रकार है। इसके विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखते चलोगे। ठीक है, इसके बाद वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर पाओगे। तो भूगोल का विषय वस्तु क्या है, तो भूगोल पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक पक्ष के साथ साथ मानवीय पक्षों का भी अध्ययन करता है। भूगोल जो है वो प्राकृतिक पक्ष का तो अध्ययन करता ही है, साथ साथ हम लोगों के द्वारा जो मतलब पक्ष है उनका भी अध्ययन करता है। कौन? भूगोल। प्राकृतिक विशेषताएं जिनमें स्थलाकृति ये भी जो है प्राकृतिक विशेषताएं हैं। जलवायु ये भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। वनस्पति क्षेत्र ये भी प्राकृतिक क्षेत्र है। मिट्टी ये सारे प्राकृतिक विशेषताएं हैं। ठीक है, विविध प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करना। भूगोल वह विज्ञान है जो विविधताओं का अध्ययन करता है। एक बात बताता हूँ मैं, आपसे कोई प्रश्न कर दे भूगोल कौन सा विज्ञान है, तो भूगोल वह विज्ञान है जो विविधताओं का अध्ययन करता है। बस सिंपल सा आंसर देना, उतना आपको लंबा ज़्यादा खींचना नहीं है। बस मैंने आपको हिंट्स देने का काम किया, उत्तर और भी शानदार है। दूसरा प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इसलिए पूछे जा रहे हैं। आपका सवाल है 10 वर्षों से क्यों पूछे जा रहे हैं सर, और भी तो बहुत सारे प्रश्न हैं। 10 वर्षों से ये सारे प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इससे बेहतर सवाल ज्योग्राफी में कोई है ही नहीं। इसलिए एग्जामिनर क्या करते हैं, बार बार इसी प्रश्न को रिपीट करते आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों भूगोल के विकास में हमबोल्ट के योगदान पर प्रकाश डाले, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कॉपी में लिखो जल्दी से। प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर बात कर ले भूगोल के विकास में हमबोल्ट के योगदान पर प्रकाश डाले। तो ये हमबोल्ट महोदय जो है इनका पूरा नाम क्या है पता है आपको? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 89 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। ठीक है, हमबोल्ट ने सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान में परिणात्मक विधियों का प्रयोग किया जिनसे जैव भूगोल की मजबूत आधारशिला का निर्माण हुआ। ये हमबोल्ट ही थे जिनके द्वारा भूगोलीय घटनाओं की दीर्घावधिक मॉनिटरिंग वकालत की गई और इस कार्य ने आधुनिक भूचंबकीय और मौसम वैज्ञानिक परीक्षणों का मार्ग को खोल दिया, प्रशस्त कर दिया। तो हमबोल्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है भूगोल के ऊपर। उसके बारे में और भी विस्तार से समझेंगे हम लोग, आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भूगोल में फ्रेडरिक रेटजेल के योगदानों का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, पिछले 7 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ये आप क्वेश्चन बैंक में मिला लेना। भूगोल में फ्रेडरिक रेटजेल के योगदानों का मूल्यांकन करें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी में लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हो आप, भूगोल में फ्रेडरिक रेटजेल के योगदानों का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों जब यहाँ पर फ्रेडरिक रेटजेल की बात आती है तो ये मानव भूगोल का जनक कहलाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फादर आपसे पूछा जाए, यानी कि आप ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से कर रहे हो ना, तो ये सारा प्रश्न आपसे कोई भी कर सकता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की जा रही है। तो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1904 ईस्वी में हो जाती है। और हमबोल्ट महोदय और रीटर के पश्चात आधुनिक युग के तीसरे भूगोलवेत्ता थे। कौन? तो आपके थे फ्रेडरिक रेटजेल। ये तीसरे सबसे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। रेटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणीय कार्य किया था। उन्होंने मानव भूगोल को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया, यानी कि मानव भूगोल को, यानी कि वो ह्यूमन ज्योग्राफी को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए इसे मानव भूगोल का जनक कहा जाने लगा। प्यारे दोस्तों इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सारी बातें कही गई है, हम लोग उत्तर में के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन को लिखते चलो। ठीक है, भूगोल के विकास में विडाल डी ला ब्लास के योगदानों का वर्णन करें। नाम काफ़ी यूनिक है और काम इसका भी काफ़ी यूनिक है। तो भूगोल का जो विकास हुआ उसमें विडाल डी ला ब्लास के योगदान किस प्रकार रहे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों विडाल डी ब्लास ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, ब्लास का जन्म 1845 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। ठीक है, स्थानीय विद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। इसके बाद 1865 ईस्वी में पेरिस के एक शिक्षण संस्थान
में जो है ये इन्होंने अपना एडमिशन करवाया। प्यारे दोस्तों, इसका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से एक एक बात को समझेंगे और भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया इसके बारे में भी जानेंगे। ब्लास की सबसे प्रमुख और ख्याति प्राप्त पुस्तक है जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1921 में उनके शिष्य डॉक्टर मार्टिन के सहयोग में हुआ। फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से 1926 में प्रकाशित हुआ। इसमें मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों तथा तथ्यों का वर्णन किया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इनके मरने के पश्चात प्रकाशित हुआ था मार्केट में, और इनमें कहीं ना कहीं इसका पूरा अनुभव है। और ब्लास की विचारधारा थी कि ब्लास ने भूगोल के अध्ययन में कुछ संकल्पनाओं और सिद्धांतों पर अधिक बल दिया, जिनमें प्रमुख है संभववाद की संकल्पना, पार्थिव एकता का सिद्धांत, लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना, विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना का विवरण निम्नता है। तो इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आप अपने कॉपी में लिखोगे जल्दी से फटाक से। भूगोल के मात्रात्मक क्रांतियों पर प्रकाश डाले। भूगोल के मात्रात्मक क्रांति किस प्रकार है, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी अवश्य से पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने को प्रश्न को लिख चुका होगा। तो भूगोल के मात्रात्मक क्रांतियों के पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। 1950 के दशक में मानवीय व्यवहारों के अध्ययन पर आधारित व्यवहारात्मक उपागम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके कारण न केवल मानव के निर्णयों को समझा जा सका बल्कि मानव भूगोल के निष्कर्ष की शुद्धता में वृद्धि हुई। इन्हीं कारणों से इस स्थिति को व्यवहारात्मक क्रांति की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, फिलहाल आप प्रश्न को लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 दक्षिणी महाद्वीपों में चरागाह गतिविधियों पर प्रकाश डाले। 3 दक्षिणी महाद्वीपों में चरागाह गतिविधियों पर प्रकाश डाले। ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है, पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। 3 दक्षिणी महाद्वीपों पर में चरागाह किस प्रकार है, इसकी गतिविधियों पर प्रकाश डाले। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लिख चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए, उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। ऑस्ट्रेलिया को, जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए, उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी प्रश्न अच्छा है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा, और पिछले 7 वर्षों से ये लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इस बार भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। ये उत्तर तथा पूर्व में प्रशांत महासागर द्वारा, पश्चिमी तथा दक्षिण में हिंद महासागर द्वारा घिरा हुआ है। ये तस्तरी नुमा बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला प्रदेश है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ये प्रश्न को लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ब्राज़ील का भौगोलिक वृत्तांत लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील का यहाँ पर पूछा जा रहा है, भौगोलिक वृत्तांत लिखिए। ये प्रश्न जो है 6 बार से पूछे जा रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न को लिखते जा रहे होंगे। वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, PDF लेने से नहीं है। जब तक आप प्रश्न को लिखोगे नहीं तब तक आपको जो है इंटरेस्ट जगेगा ही नहीं पढ़ाई के ऊपर। तो ब्राज़ील का भौगोलिक वृत्तांत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्राज़ील को हम लोग ब्राज़ील भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। ओके, दक्षिणी अफ्रीका के मध्य से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैले हुए इस संघीय गणराज्य की तटरेखा जो है यहाँ अमेजन नदी की विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका मोहना डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उष्ण तथा आर्द्र क्षेत्र है जो कि विषुवतीय प्रदेश है। इस क्षेत्र में जंतुओं और वनस्पतियों की अति विविध प्रजातियां वास करती है। ब्राज़ील का पठार विश्व के प्राचीनतम स्थलखंड का है। ठीक है, अतः यहाँ पर विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में अनेक प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचना संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख चुका होगा। ब्राज़ील के अधिकांश पूर्वी तट एवं मध्य अमेरिका की खोज अमेरिका वासकी ने की एवं इसी के नाम से नई दुनिया अमेरिका कहलाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ उपनिवेश बनने आरंभ हुए। यहाँ के अधिकांश पुर्तगाली बस्तियों का विकास हुआ। इसका नया संविधान बना। इसकी प्रमुख भाषा पुर्तगाली है। ब्राज़ील वालों की प्रमुख भाषा क्या है? पुर्तगाली है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इस 9 को लिखिए अपने कॉपी में, क्योंकि ये करीब ये 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के प्राकृतिक वनस्पति का विवरण कीजिए। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप सभी। तो दक्षिणी में चिली, ठीक है, दक्षिणी में चिली, जहाँ पश्चिम यूरोप तट
तुल्य जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। चीड़ और बीज इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, आप प्यारे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के जब प्राकृतिक वनस्पति की बात आती है तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको और भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। नुकीली पत्ती वाली सदाबहार तथा पतझड़ के वृक्षों के मिश्रित वन पाए जाते हैं। कहाँ? अमेरिका के प्राकृतिक वनस्पति में। एंडीज पर्वतों के पूर्वी भाग में स्थित पर्टनोगोपिया के मरुस्थल में मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आप अपने क्वेश्चन को लिखते चलो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मर्रे डार्लिंग बेसिन की धरातलीय संरचना पर प्रकाश डाले। मर्रे डार्लिंग बेसिन की धरातलीय संरचना पर प्रकाश डाले। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और इस बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ओके, तो प्यारे दोस्तों, मर्रे डार्लिंग बेसिन मर्रे तथा उसकी सहायक डार्लिंग तथा मिरम्बरीज नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ समतल व उपजाऊ मैदान है। इस प्रदेश के अंतर्गत न्यू साउथ वाल्स विक्टोरिया का उत्तरी भाग तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है। इस नदी घाटी के पूर्व व दक्षिण में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा पश्चिम में बैरियर पर्वत है। उत्तर में ग्रे पर्वत इसे आयर झील के नाम प्रदेश से अलग करता है। मर्रे डार्लिंग बेसिन का उत्तरी भाग वर्षा छाया प्रदेश में पड़ने के कारण कम वर्षा पाता है और यहाँ परियरी घास का मैदान, परियरी तुल्य जलवायु मिलती है। दक्षिणी भाग में वर्षा मुख्यतः जाड़े में होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ गर्मी में जब वर्षा काफ़ी होती है, परंतु दक्षिणी भाग में मुख्यतः जाड़े के समय वर्षाएं होती हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग जानेंगे। फिलहाल चलते हैं ज्योग्राफी पेपर 6 की ओर और ये सारे प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते चलोगे। ठीक है, मानव एवं पर्यावरण संबंधी संबंधों की विवेचना करें। मानव एवं पर्यावरण में क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न भी पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इस बार भी पूछे जाएंगे। इस बार भी 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव एवं पर्यावरण में संबंधों की विवेचना करें। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मानव प्रत्येक प्रकार, यानी कि इंसान जो है प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। हम लोग सारा कुछ करने के लिए किस पर निर्भर है? पर्यावरण पर। अभी ऑक्सीजन भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण के ही वजह से ले रहे हैं। मानव एक कलाकार के रूप में पर्यावरण द्वारा प्रदत्त रंगमंच स्टेज पर कार्य करता है। मान के चलो कि ये एक पर्यावरण है, ठीक है, जिससे मैंने स्टेज नाम दिया और इस पर हम लोग हैं, इस पर डांस वांस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आधार क्या हो गया? हमारा पर्यावरण। कहीं पर्यावरण उससे प्रभावित करता है तो कहीं उसके साथ अनुकूल तथा परिवर्तन करता है। इसे पर्यावरण संयोजन भी कहते हैं। तो इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। उत्तर काफ़ी आसान और शब्दों में लिखे गए हैं। इनका उत्तर मैं बताऊंगा कैसे 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाओगे। फिलहाल क्वेश्चन को लिखो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है प्यारे बच्चों, पर्वतीय वातावरण में मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, औद्योगिक क्षेत्र की पूर्णतः अनुपस्थिति, अत्यधिक पिछड़े होने के कारण जीवन यापन या मुख्य साधन सेवा क्षेत्र रह जाता है। यह जो यहाँ पर शेषवा अवस्था, मतलब समझ रहे हो ना, फलस्वरूप रोजगार प्राप्ति होती एकमात्र साधन प्रवास ही रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हम उतने नहीं जानेंगे क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ड जो है थोड़ा समझने वाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका जननांगीय संक्रमण की संकल्पना व्याख्या कीजिए। कुछ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी शानदार प्रश्न है, 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं और कॉपी में लिखते चलोगे आप। कॉपी में आप इन सभी प्रश्नों को लिखते चलोगे और कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ भी सकते हो। ओके, पर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। प्रवचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना करें। प्रवचन से आप क्या समझते हो, इसकी विवेचना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी लिख चुके होंगे। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, संथाल जनजाति के वास स्थान, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न को आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब बात करते हैं इनका उत्तर कैसे प्राप्त कर पाओगे। यदि आप ये सारे प्रश्न को नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ
उत्तर के साथ साथ आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे डाउनलोड कर पाओगे? आपके सामने 2 तरीका है, 3 तरीका है, 1, 2, 3। पहला तरीका ये है कि यदि आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर लेना। दूसरा तरीका है आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको एडमिन को मैसेज करना है। एडमिन को मैसेज करते ही आपको बोलना है कि मेरे को फाइनल ईयर का ज्योग्राफी का सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए, और आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। तीसरा तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा तरीका में आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ज्योग्राफी के प्रोफेसर के, यानी कि ज्योग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने। ठीक है, ना ही आपको PDF पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही बुक पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही आपको लिखने की आवश्यकता है। बस आप 10 मिनट सुन तो सकते हो ना, 10 मिनट सुन लेना बस काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी के प्रोफेसर ने काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत किया है और वीडियो लाएंगे। तो आप सभी तीसरा तरीका भी अपना सकते हो। तीसरा तरीका में ना ही PDF, ना ही पढ़ने की आवश्यकता, कुछ भी नहीं करने की, बस सुनने की। सब मतलब 10 मिनट थोड़ा आपको सुनना है। तो ये तीनों तरीका में से जो भी आपको चूज़ करना है चूज़ कर लेना। इसके बाद अपना जो है कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना बक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।